नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शोल्डर पेन की एक कंडीशन के बारे में जिसका नाम है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट आर्थराइटिस। हम बात करेंगे कि ये जॉइंट कहाँ पे होता है, ये किन लोगों को परेशान करता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है इस प्रॉब्लम को, और इसके उपचार के लिए क्या क्या विकल्प हैं। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड की तरह काम करता हूँ। तो आइए अपने पहले सवाल पे चलते हैं कि ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है क्या। तो मैं इस एनिमेशन मॉडल की मदद से आपको समझाता हूँ कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है कहाँ पे। यहाँ पे जॉइंट होता है। मैंने ये चमड़ी को थोड़ा सा यहाँ पे हटा दिया है ताकि आप इस जॉइंट की लोकेशन को समझ पाएँ। और आगे से आपकी कॉलर बोन आ रही है जो कि ये है, और पीछे से जैसा मैंने आपको बताया कि जो शोल्डर ब्लेड होता है उसका एक हिस्सा आगे की तरफ आता है, और जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वहाँ पे जो जोड़ बनता है उसको एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। और ये तब इन्वॉल्व होता है जैसे हम अपनी बाजू को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं या पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, या जैसे कि अपनी बाजू को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, जैसे कि एक सीट बेल्ट पहनते समय। तो उन मूवमेंट्स में ये जोड़ काम आता है। और जैसे बाकी जोड़ों में आर्थराइटिस होता है वैसे ही इस जोड़ में भी आर्थराइटिस आ सकता है। और ये देखा गया है कि जो लोग हैवी लिफ्टिंग में काम करते हैं या जिम में बहुत एक्सरसाइजेस करते हैं, जो वेट लिफ्टर्स हैं जिन्हें काफ़ी वज़न ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए इसको वेट लिफ्टर्स शोल्डर भी कहा जाता है। तो अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि पता कैसे चलेगा कि ये परेशानी है या इस परेशानी के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इस जोड़ की परेशानी में जो दर्द उठता है वो कंधे के बिल्कुल ऊपरी भाग में होता है। तो अब अगर आप पूछेंगे किसी से कि कहाँ दर्द है तो वो बोलेगा कि यहाँ दर्द है, और वहाँ पे दबाने से उस जगह में दर्द बढ़ता है। उसके अलावा ये दर्द जो है आगे की तरफ या गर्दन की तरफ या पीछे की तरफ स्प्रेड हो सकता है। और साथ ही साथ में जिस भी मूवमेंट में आप की आर्म शरीर के दूसरे हिस्से में जाएगी, जैसे कि सीट बेल्ट पहनते समय या एक गोल्फ क्लब को स्विंग करते समय, या जब भी आप पीछे की तरफ अपनी हाथ को ले जाकर के रीच करना चाहेंगे, तो उन मूवमेंट्स में ये दर्द देगा। हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ जैसे कि टेनिस खेलना या वेट लिफ्टिंग करना या पुशअप या बेंच प्रेस करना, उसमें भी कंधे के ऊपर वाले हिस्से में दर्द आएगा। और जो लोग ये एक्टिविटीज़ नहीं भी करते हैं, जब वो अपने कंधे पे लेटेंगे तो रात के समय वहाँ पे दर्द आ सकता है। जब एक्टिविटी नहीं रहेगी कंधे में तो उसके बाद इसमें अकड़न आ सकती है, और बहुत बार एक छोटा सा यहाँ पे स्वेलिंग या बम्प फील होता है लोगों को कंधे के ऊपर जहाँ पे ये जोड़ होता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो लोग महसूस करते हैं वो है कि जैसे यहाँ से कोई आवाज़ आ रही हो, जैसे कि क्लिकिंग या पॉपिंग या क्रंचिंग टाइप की आवाज़ कंधे की मूवमेंट पे आए। तो ये सारे सिम्टम्स से हमें पता चलेगा कि दर्द यहाँ से आ सकता है इस जोड़ से। अगला सवाल ये उठता है कि इस कंधे के जोड़ से दर्द आता क्यों है। तो एक कारण तो हुआ आर्थराइटिस। उसके अलावा जैसे हमने पहले बात करी, जो लोग भारी काम करते हैं कंधे से, वेट लिफ्टिंग टाइप, उनमें बार बार स्ट्रेन आने से कंधे के अंदर बार बार छोटी छोटी इंजरी होने से ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा अगर इस पे कंधे पे चोट आए, जैसे कोई गिर जाए इस कंधे पे, या कोई स्पोर्ट्स में इंजरीज हो, या कोई किसी बार कारणवश इस जोड़ में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाए, तो इन सब कारणों की वजह से इस कंधे से, इस जोड़ से दर्द उठ सकता है। और ये परेशानी हर उम्र के लोगों में पाई जाती है, यानी कि यंग में भी मिलेगी, मिडिल एज में भी मिलेगी और एल्डरली में भी मिलेगी। हालांकि इनका जो मैकेनिज्म होता है या जो प्रॉब्लम होती है वो डिफरेंट होती है। यानी कि अगर देखा जाए यंग पीपल में तो ये जो फिज़िकली एक्टिव ज़्यादा लोग होते हैं उनमें होती है। किसी को बाइक से गिरने के बाद मिलेगी, या हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से मिलेगी, या कोलिजन स्पोर्ट्स जैसे कि रग्बी हो गया, या थ्रोइंग स्पोर्ट्स हो गए जैसे शॉट पुट हो गया, इन सब के साथ ये एसोसिएटेड मिलेगी। लेकिन अगर हम ज़्यादा उम्र के लोगों की बात करें तो उनमें ज़्यादातर हम लोगों को ये परेशानी आर्थराइटिस की वजह से मिलती है। यानी कि जैसे जैसे कंधा इस्तेमाल होता है उसका जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है, हड्डी के पास आने लगती है, उनमें हड्डी की कभी कभी आउटग्रोथ्स या चोंच सी निकलने लगती है जिसकी वजह से वो हड्डी से रब करती है, और इसको हम ऑस्टियोफाइट्स भी कहते हैं।
तो इन सब वजहों से ज़्यादा उम्र के लोगों में ऐसा वाला दर्द आता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि इस जोड़ के दर्द का डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से होती है। तो जो आप अपने डॉक्टर को बताएंगे उसके बेसिस पे उनको शक होगा कि ये कहीं एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट से ये परेशानी तो नहीं आ रही। फिर वो बहुत तरह के टेस्ट करके देखेंगे, जैसे कि अगर आपकी बाजू को इस तरीके पुश किया जाए तो कंधे के ऊपर हिस्से में दर्द आएगा। अगर आप सिंपली अपनी बाजू को ऐसे पकड़ करके खींचेंगे तो भी कंधे के ऊपर दर्द आएगा। तो ऐसे सिंपल टेस्ट हैं जिसके बेसिस पे वो अपने सस्पेशन को और कंफर्म कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर डाउट हो तो हम इन्वेस्टिगेशंस की मदद लेते हैं, जैसे कि एक्सरेज, जिसमें कि हमें हड्डी के पास आती हुई दिखाई देगी, उसमें ऑस्टियोफाइट्स दिखाई देंगे। या हम मदद लेते हैं एमआरआई जैसे इन्वेस्टिगेशंस की, जिसमें हड्डी के अलावा हमें लिगामेंट्स, आसपास के टेंडन्स, आसपास की मसल्स, वो सब दिखाई देंगे। और एक और इस डायग्नोसिस को बनाने का जो विकल्प है वो है अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड का फ़ायदा ये है कि वो क्लिनिक में जब आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाएं तभी हो सकता है, जल्दी से ये टेस्ट हो सकता है। और उसमें देखते ही देखते हम अल्ट्रासाउंड की मदद से अगर इंजेक्शन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की मदद से आपका डायग्नोसिस को कंफर्म किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं सबसे अहम सवाल पे कि हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या विकल्प हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए हम बहुत सारी मोडालिटीज़ को, ऑप्शंस को एक साथ इस्तेमाल करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की कोशिश करते हैं। और तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक अहम चीज़ है आपकी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करना। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जिम जाके एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा, नहीं। आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसमें कभी कभी थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। जो आप वेट यूज़ कर रहे हैं कभी कभी उसमें बदलाव करना पड़ता है। और बहुत बार इन छोटे छोटे बदलाव से जो आपके जॉइंट पे स्ट्रेन पड़ रहा है वो कम हो जाता है और उससे रिलीफ आने लगता है। उसके अलावा जो आप क्रॉस बॉडी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिन एक्टिविटीज़ में आपकी बाजू को शरीर के दूसरी तरफ जाना पड़ता है, उनको करने के तरीके में या उनको थोड़ा सा कभी कभी लिमिट भी करना पड़ता है। और लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को भी इसी तरीके से थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसके अलावा हम फिजियोथेरेपी को, गर्म ठंडे के सेक को और साथ में दवाइयों का इस्तेमाल करके आपका दर्द कम करने की कोशिश करते हैं। दवाइयों में पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ, जेल जो कि कंधे के ऊपर लगाए जा सकते हैं जहाँ परेशानियाँ हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ, इन सब की मदद से दर्द को कम करने की कोशिश की जाती है। अगर उसके बावजूद भी दर्द रहता है तो एक इंजेक्शन का विकल्प एक बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव विकल्प है। इसमें हम अल्ट्रासाउंड से देखते हुए जोड़ को लोकलाइज करके उसके अंदर दवाई डालते हैं, जिसका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है जो आपके दर्द को कम करने में मदद करता है, वहाँ पे आई हुई सूजन को कम करने में मदद करता है, और साथ में अकड़न, जो स्टिफनेस आ रही है, उसको भी कम करने में मदद करता है। और अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है और साइड इफ़ेक्ट्स के चांस कम हो जाते हैं। कई लोग इसी जोड़ में पीआरपी का भी इस्तेमाल करते हैं। पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें आपका खून निकाल के उसमें जो हीलिंग वाले सेल्स हैं जिनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको निकाल करके इसमें जोड़ में डाला जाता है। लेकिन इस ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा एविडेंस नहीं है इस कंडीशन के लिए। पीआरपी की ट्रीटमेंट को और बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है, लेकिन इस जॉइंट के आर्थराइटिस यानी एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट के आर्थराइटिस में इसके इस्तेमाल में उतना ज़्यादा एविडेंस नहीं है। और मान लीजिए अगर इन सब चीज़ों से भी आराम नहीं आ रहा है और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए एक सर्जरी का भी विकल्प होता है, जिसमें कॉलर बोन के जो एंड वाला हिस्सा है उसको निकाल दिया जाता है और थोड़े समय बाद वहाँ पे स्कार बनने की वजह से वो जगह जो है वो भर जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी और आपको अपनी परेशानी को समझने में और मदद करेगी। अगर आपके कोई भी प्रश्न है इस कंडीशन के बारे में तो उसे कमेंट सेक्शन में डालिएगा और मैं उनका जवाब देने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।